हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें टॉपिक होगा ठोस की द्रव में विलेयता पर आधारित सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय सवाल जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं उन सभी सवालों को डिस्कस हम इस वाले टॉपिक में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको बताया था कि लगभग 130 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है ठोस की द्रव में विलेयता पर, जो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ पे हमने आपको 130 क्वेश्चन, टोटल 130 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ठोस की द्रव में विलेयता पर आधारित हर जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर दिया है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी वैसे लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में इम्पोर्टेंट है या यूपी बोर्ड के एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, या चाहे आप जिस बोर्ड की तैयारी करते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने प्रत्येक बोर्ड के आधार पर ये समरी बनाया है। आपके जो भी टॉपिक्स में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे बोर्ड्स में, हम उन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे। तो देखिएगा, ये सवाल है, क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे, इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक के सिद्धांत को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका बिहार बोर्ड के 2018 और 2021 में पूछा गया है और यूपी बोर्ड के 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इस सवाल का जवाब हम लोग देते हैं कि समान समान को घोलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक के सिद्धांत को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे उत्तर लिख देना है। ठीक है, पहला काम उत्तर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपने उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि हमने जो भी टॉपिक्स आपको कराए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, वो सारे टॉपिक्स पे हमने आपको कितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सवाल कराया है ना। बोर्ड की तैयारी अगर आपको करना है तो आपको अभी से ही लगना पड़ेगा, अभी से तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि हम एग्जाम के 1-2 महीने पहले पढ़ के और बोर्ड में टॉप कर जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बोर्ड की निरंतर तैयारी करना है तो आपको अभी से ही पूरे क्लासेस को बढ़िया से देखना होगा। और आपसे मेरा ये पूर्ण वादा है और मेरा पूरा विश्वास भी है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरा उम्मीद है। ठीक है ना, और इस बात को आप मान लीजिए, अगर आप आने वाले एग्जाम्स में आप देखेंगे कि हम आपको यहीं से सारे सवालों को आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि आपके सारे सवाल यहीं से पूछे गए हैं। तो खैर, चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल से। आज का सवाल जो था उसको हमने बता दिया आपको। देखिए, हमने आपको बताया था समान समान को घोलता है, ये जो सिद्धांत था ये विलेयता को निर्धारित करता है ना। विलेयता को कैसे निर्धारित करता है हमने आपको बताया था कि अगर जो जैसा होगा वो उसके साथ वैसा ही अपने साथ घुलेगा। अगर कोई विलेय ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायक के साथ घुलना पसंद करेंगे ना। जो जैसा होता है वो उसी के साथ रहना पसंद करता है। अगर अच्छा है तो अच्छा के साथ रहना पसंद करेगा और बुरा है तो बुरा के साथ रहना पसंद करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट आप ये लिखेंगे कि समान समान को घोलता है, यह सिद्धांत विलेयता को परिभाषित करता है। फिर उसमें आप लिखेंगे, देखिए पहला पॉइंट हमने आपको बताया था कि ध्रुवीय विलेय जो होगा वो ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा। तो यही बात हमने लिखा है कि ध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये लिखेंगे। और देखिए, जो भी आप पॉइंट लिख रहे हैं तो वहां पे अगर संभव हो सकता है, यदि आपको एग्जाम्पल याद है तो आप उसको भी साथ साथ लिखते हुए चलेंगे। तो उससे क्या होता है कि एग्जामिनर जो होता है उसको समझ में आता है कि आपने वाकई में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और आपको वाकई में डेप्थ में नॉलेज है। तो एग्जामिनर्स को अगर एग्जामिनर का पूरा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है तो आपको उदाहरण, माइंड मैप, जरूरत पड़े तो टेबल, फिगर, चार्ट, ये सब आपको जरूर बनाने चाहिए। ठीक है ना, इससे एग्जामिनर का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लगता है कि आपने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा किया है। जैसे एग्जामिनर को अलग बच्चों से हट के आपका कॉपी लगेगा तो आपको हट के नंबर मिलेगा। तो वही प्रयास से हम यहाँ पे आपको पढ़ा भी रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना ये भी बता रहे हैं और हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो आपकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हम साथ साथ कराते हुए चल रहे हैं। तो आपको एक बेहतर क्लास मिल रहा है और इससे बेहतर क्लास हमको लगता है कि शायद बहुत कम ही मिलेगा, हो भी सकते हैं बहुत लोग पढ़ाए हैं। तो आप देखिए इसको, अगर आपको वाकई में आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए फायदेमंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हमने आपको बताया था जो नमक होता है ये ध्रुवीय विलायक होता है, क्योंकि ये Na+ और Cl- में टूट जाता है।
फिर हमने आपको बताया था H2O की बात करें तो ऐसे था ये OH, कितनी बार हम बता चुके हैं, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो ये जो है ये ध्रुवीय विलायक है, तो ये आपका ध्रुवीय विलय हो गया, ये आपका ध्रुवीय विलय होगा और ये हो गया ध्रुवीय विलायक। तो दोनों क्या होंगे, घुलनशील होंगे। क्यों घुलनशील हुआ है, क्योंकि इनकी प्रकृति क्या है, समान है। फिर हमने आपको बताया था कि जो अध्रुवीय विलय होता है वो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होता है, जैसे नेप्थलीन बेंजीन में घुलनशील होगा, नेप्थलीन ईथर में भी घुलनशील होगा, नेप्थलीन CCl4 में भी घुलनशील होगा, ठीक है ना। क्यों घुलनशील है, क्योंकि इसकी प्रकृति क्या है, समान है। और एक विलय हमने आपको नेप्थलीन के अलावा और बताया था एंथ्रासीन, तो एंथ्रासीन सेम टू सेम बेंजीन में भी घुलनशील होता है, ईथर में भी घुलनशील होता है, और आपका CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी घुलनशील होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले पॉइंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट 2 नंबर में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं या इसको नोट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अगला सवाल जो हमारा है ये भी देखिए क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ला सातेलिया, जिसको हम कहते हैं ली चैटेरियस सिद्धांत के आधार पर समझाना है। यह आपका मध्य प्रदेश बोर्ड 2020 में पूछा गया है और राजस्थान बोर्ड 2017 और 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप यूपी की तैयारी करते हो या बिहार की तैयारी करते हैं, ठीक है। हमारा टारगेट दोनों बोर्ड का है, दोनों बोर्ड में आपसे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ठोस की द्रव में विलयता पर तापमान का प्रभाव विलयन के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण और उत्सर्जन पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, यानी ऊष्मा उसमें देना पड़ रहा है या ऊष्मा लगाना पड़ रहा है, उसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और हमने आपको बताया था कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो विलयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर वही अभिक्रिया ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, यानी ऊष्मा बाहर निकल रही है, उस केस में अगर आप ताप बढ़ाते हो तो विलयता घट जाती है। अब चलिए इस बिंदु को हम समझ लेते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। अगर ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो ये कैसी रिएक्शन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। इसमें अगर तो हमने आपको बताया कि ऊष्मा का अवशोषण, यानी ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर इसमें तापमान बढ़ाते हैं तो विलयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। जैसे ही आप तापमान को बढ़ाएंगे तो विलयता वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल भी आपको जरूर याद रखना है, जैसे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl साधारण नमक, KCl पोटेशियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इत्यादि। ये जितना भी हमने आपको एग्जाम्पल में लिखा है, इन सभी ये सभी जो उदाहरण है, ये उदाहरण में क्या होता है, ऊष्मा अवशोषित होती है। और जैसे ही ऊष्मा अवशोषित होगी तो क्या होगा, तापमान बढ़ाने पे विलयता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे नमक में आप ध्यान से देखिएगा, नमक को हमने लिया, इसमें हमने लगाया ऊष्मा, H2O जल में घोला तो क्या टूट गया, Na+ और Cl- में। जैसे ही आप ताप बढ़ाते हो तो अभिक्रिया जो होती है वो आगे की दिशा में तेज हो जाती है ना, अग्रिम दिशा में तेज हो जाएगी। अगर अग्रिम दिशा में तेज हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि जैसे ही आप ऊष्मा बढ़ाओगे तो ये जो Q होगा, Q का मान बढ़ेगा। ऊष्मा हमको देखो, जिसको ऊष्मा की जरूरत थी उसको और आप ऊष्मा दे रहे हो, तो ये जो है पदार्थ है Na+ और Cl- ज्यादा मात्रा में बनेगा कि नहीं बनेगा, और काफी तेजी से बनेगा, है ना। Na+ और Cl- में टूटते रहेगा, और खूब जितना टूटेगा उतना उसकी विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे ही टूटेगा तो वो घुल रहा है ना, तो विलयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला जो टॉपिक है इसी में आपको लिखना है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन बोले तो ऊष्मा का बाहर निकलना। अब इसमें जैसे ही ऊष्मा बाहर निकलेगी तो इसमें तापमान बढ़ाने पे विलयता क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर जैसे लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम कहते हैं लिथियम सल्फेट, इसको हम कहते हैं सीरियम सल्फेट, इसको हम कहते हैं Na2CO3 10H2O, जिसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो ये सभी एग्जांपल्स में होता क्या है कि जैसे ही आप तापमान को बढ़ाते हो तो विलयता क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन भी हमने लिखा है आपको कि CaO
जल के साथ अभिक्रिया कराएगा, यानी चूना को हमने पानी में डाल दिया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा, अब देखिए ऑलरेडी ऊष्मा बाहर निकल रही है और आप और तापमान बढ़ाओगे तो क्या ये रिएक्शन जो होगा ये पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, है ना। यानी ताप बढ़ाने पे अभिक्रिया पिछली दिशा में क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। अगर आगे की दिशा में होता तो ये घुलता, पीछे की दिशा में हो रहा है तो क्या हो रहा है, घुलेगा नहीं ना, फिर वापस वो जो था वही बनने लगेगा। तो इस केस में विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एक एक्सेप्शन भी इसमें आप लिख सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O, इसमें क्या होता है कि 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक निश्चित तापमान है 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो विलेयता का मान होता है वो बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद और तापमान जब बढ़ाएंगे आप तो विलेयता क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। और विलेयता जब घटेगी तो इसको हम कहते हैं संक्रमण ताप। तो ये थोड़ा अलग एग्जाम्पल, इसको आप याद रखिएगा। Na2SO4 इसमें क्या होती है, एक निश्चित तापमान तक विलेयता बढ़ती है और उसके बाद घटने लगती है, जिसको हम कहते हैं संक्रमण ताप। ये क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में भी आपको किया था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि विलेयता, क्वेश्चन है कि विलेयता को परिभाषित करें। क्या क्वेश्चन कर रहा है, विलेयता को परिभाषित करें और क्या कारण है कि कुछ ठोस पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं जबकि कुछ नहीं। यानी कुछ पदार्थ तो पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तीसरा जो सवाल है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि विलेयता को परिभाषित करें। विलेयता को परिभाषित करें और क्या कारण है कि कुछ ठोस पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं जबकि कुछ नहीं। ये आपका देखिए CBSE में पूछा गया 2015 में और झारखंड बोर्ड 2019 में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आइए इस सवाल को जरा समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए, तो इसको सबसे पहले इसमें क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको, सबसे पहले हम इसमें डिफाइन करेंगे कि विलेयता क्या होता है, विलेयता को परिभाषित करेंगे और फिर हम बताएंगे कि क्या कारण है कि कुछ ठोस पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं और कुछ नहीं। देखिए, इसका बहुत सारा तरीका है आपको लिखने का, तो हम आपको सबसे पहले विलेयता क्या होता है इसको हम बताते हैं। तो विलेयता को परिभाषित करने का एक तरीका है कि किसी निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में कितनी ठोस की अधिकतम मात्रा घोली जाती है, कितनी अधिकतम मात्रा ठोस की घोली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, विलेयता। तो क्या बोला हमने, किसी निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में घोली जाने वाली अधिकतम ठोस की मात्रा को क्या कहते हैं, विलेयता। जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए। किसी निश्चित तापमान पर 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में घोली जाने वाली अधिकतम विलेय की मात्रा को, घोली जाने वाली अधिकतम विलेय की मात्रा को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। इस परिभाषा को आप लिख लीजिए। तो पहला जो हमारा परिभाषा था जिसमें पूछा था विलेयता को परिभाषित कीजिए, ये हमने बता दिया, ठीक है। अब हम इसका जवाब देंगे कि कुछ ठोस पदार्थ घुलनशील होते हैं और जबकि कुछ नहीं। इसका क्या आंसर है कि ये घुलनशील होता है और कुछ नहीं होता है। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए, एक चीज यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, एक ऊर्जा है जिसको हम कहते हैं जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा जिसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। ये क्या है, कैसा एनर्जी है, तो इसका काम है कि ये ठोस के कणों, यानी जो भी ठोस के कण है, जो आयन हो गया या अणु हो गया, उसको पकड़ के रखता है। यानी ये वैसी ऊर्जा है जिसमें हम ठोस के कण, जो ठोस के कण है यानी आयन्स या अणुओं को ये खूब पकड़ के रखेगा, है ना। अगर ये ठोस के कण और अणुओं को अगर हमको ठोस को घुलाना है तो हमको इसको घोलने के लिए, यानी ठोस अगर हम चाहते हैं कि घुल जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बंधन को हमको तोड़ना पड़ता है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो जालक ऊर्जा क्या होता है, ठोस के कणों को पकड़ के रखने वाली ऊर्जा। ठोस के कणों को जो पकड़ के रखते हैं उसे हम कहते हैं जालक ऊर्जा। और इसको अगर ठोस घुलेगा तभी जब ये बंधन क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और देखिए, अगर इस बंधन को आपको तोड़ना है, लैटिस एनर्जी जो है, जालक ऊर्जा, इसको अगर आपको तोड़ना है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। और ऊर्जा देने का मतलब क्या है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया होगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, हमको ऊर्जा देना पड़ता है, ठीक है। अब आइए समझते हैं जल योजन ऊर्जा क्या होता है, ये समझ लीजिए।
जल योजन ऊर्जा जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, इसका काम क्या होता है, जब विलय के कण पानी के साथ जुड़ते हैं, यानी जैसे मान के चलिए जो भी विलय के कण है वो पानी के साथ जुड़ेगा, तो जितना विलय के कण पानी के साथ जुड़ेंगे इसका मतलब ये होगा कि ये क्या करेगी, पानी के साथ जुड़ने लगेगी हर कणों को। इस प्रक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है, यानी ये जो प्रक्रिया है इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब आपको दो चीजें याद रखना है। देखिए ऊपर वाला जो है उसको आप नहीं भी लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको आंसर में ये चीजें जरूर लिखना है। क्या लिखना है कि अगर जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है जालक ऊर्जा से, यानी ये वहां पे हम इस तरह का चिन्ह दे सकते हैं ना कि अगर जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है जालक ऊर्जा से तो पदार्थ क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जल के अणु जो है वो ठोस के अणुओं को अपने साथ जोड़ने वाली जो ऊर्जा है वो ज्यादा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, अगर ये इसके अणु जो है ठोस के अणु वो आसानी से जल के अणुओं के साथ जुड़ जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जालक ऊर्जा जो है वो कमजोर है। अगर जालक ऊर्जा कमजोर है तो जलयोजन ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा। इस केस में पदार्थ क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो आप इस बात को लिखेंगे कि अगर जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है, इस तरह का चिन्ह लगाएंगे, ज्यादा है जालक ऊर्जा तो पदार्थ घुल जाएगा। फिर आप लिखेंगे कि अगर जालक ऊर्जा ज्यादा है, इस तरह का चिन्ह लगाएंगे, जालक ऊर्जा ज्यादा है जलयोजन ऊर्जा से तो पदार्थ नहीं घुलेगा। क्योंकि जालक ऊर्जा ज्यादा है इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ठोस के जो अणु है या आयन है एकदम अपने को बहुत तेजी से बांध के रखे हैं, और जल वाली ऊर्जा की इतनी ताकत नहीं है कि वो उसके बंधन को तोड़ सके। इसमें क्या हो गया कि जलयोजन ने जालक ठोस के अणुओं के बंधन को तोड़ दिया, इसलिए घुल गया, और जब नहीं तोड़ पाया तो नहीं घुल पाएगा, तो इसको कहते हैं पदार्थ नहीं घुलेगा। तो एक चीज था ये, ठीक है ना। दूसरा में आप क्या लिख सकते हैं, आप ये तो लिख ही सकते हैं, और आप क्या लिख सकते हैं इसमें, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे ये चीज ठोस की द्रव में विलेयता का जो हमने परिभाषा बताया आप उसको लिख लेंगे, और फिर आप लिखेंगे इस चीज को, बस इस चीज को ही लिखना है आपको, इतना। जालक ऊर्जा क्या होता है या वो सब आपको नहीं लिखना है, वो हमने आपको समझाने के लिए बताया। बस आप इतना बात लिख लेंगे इसमें, ठीक है, आंसर में, ठीक है। आंसर में आप इतना बात लिख लेंगे और शॉर्ट में लिखेंगे, है ना। जैसे आप यहाँ पे इस तरह का चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। जालक ऊर्जा बड़ा है जलयोजन ऊर्जा से तो पदार्थ नहीं घुलेगा, और जलयोजन ऊर्जा बड़ा है जालक ऊर्जा से तो पदार्थ घुल जाएगा। अगला पॉइंट समझिएगा, आपको मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे ही लिखना है। अब इसी में जो है आपको ये वाला पॉइंट दर्शाना है, ये जो पॉइंट है इस टेबल को आप बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए दो कारण है, एक हमने आपको बताया कि जलयोजन ऊर्जा और जालक ऊर्जा से संबंधित नियम। अगर जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है और जालक ऊर्जा कम है, अगर जलयोजन ऊर्जा क्या है, ज्यादा है और जालक ऊर्जा कम है, ठीक है ना, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि पदार्थ घुल जाएगा। लेकिन अगर जालक ऊर्जा ज्यादा हो गया और जलयोजन ऊर्जा कम हो गया तो पदार्थ नहीं घुलेगा। अगला जो पॉइंट है आप ये लिखेंगे कि विलेय और विलायक की प्रकृति, है ना। हेडिंग आप क्या लगाएंगे, इसमें हेडिंग लगाएंगे, इसमें हेडिंग लगाएंगे 2 नंबर में, विलेय व विलायक की प्रकृति, विलायक की, विलेय व विलायक की प्रकृति। तो आप ये हेडिंग लगा के इस सारे बिंदुओं को आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, देखिए अगर विलेय ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है तो ये क्या होगा, घुलनशील होगा। इस बात को आप लिखेंगे। आपको एग्जाम्पल याद है तो ठीक है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इस बात को लिखेंगे कि अगर विलेय ध्रुवीय होगा और विलायक भी ध्रुवीय होगा तो क्या होगा, घुलनशील होगा। जैसे जल में नमक और जल में HCl। अगर विलेय अध्रुवीय होगा और विलायक भी अध्रुवीय होगा तब भी घुलनशील होगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान, और हम जानते हैं समान समान को घोलता है। इस केस में बेंजीन जो होगा नेप्थलीन में घुलनशील होगा, और ईथर में भी नेप्थलीन घुलनशील होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में भी एंथ्रासीन घुलनशील होगा। फिर आप लिखेंगे ध्रुवीय, अगर कोई विलेय ध्रुवीय है और विलायक अध्रुवीय है, टेबल आप बना देंगे ऐसे, है ना, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। तो ये कैसा होगा, अघुलनशील होगा। जैसे बेंजीन में नमक, ईथर में नमक, ठीक है। फिर अध्रुवीय, अगर विलेय जो है आपका अध्रुवीय है और विलायक ध्रुवीय है तो ये भी क्या होगा, अघुलनशील होगा। जैसे जल में क्या है दे सकते हैं, जल में नेप्थलीन,
तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट्स लिख लेंगे उसमें, तो आपको बेहतर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है ना, ये आपको 5 मार्क्स में लिखना है। तो 5 मार्क्स में जब लिखना है आपको 5 अंक में, तो इसमें आपको थोड़ा सा बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आपको शुरुआत कैसे करना है, आपको करना है ठोस की द्रव में विलेयता यानी सोलुबिलिटी, इसको आप इंग्लिश नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। अब सभी कारकों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कारक है, सबसे पहले 1 नंबर में आप कारक का नाम लिखेंगे। कैसे लिखना है आपको ध्यान समझिएगा, विलेय एवं विलायक की प्रकृति, हेडिंग लगा देंगे विलेय एवं विलायक की प्रकृति, और आप लिखेंगे उसमें कि जो ध्रुवीय विलायक होता है, ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील होता है। बस आपको इतना ही पॉइंट लिखना है कि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, ये तो हो गया, ये इस तरह आपको लिख देंगे वहां पे, और हम जानते हैं। फिर आपको लिख देना है बस ये वाला पॉइंट, यहाँ देखिए ये पॉइंट आपको लिखना है। इसमें आप क्या लिखिएगा, इसमें आप लिखिएगा हम समान समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, इस बात को आप नहीं लिखेंगे लाइक डिजोल्व लाइक, तो आप लिखेंगे ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुलनशील है और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय घुलनशील है। इतना काम आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ गया, इतना में आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप विलायक की प्रकृति में इतनी बातें लिखना है आपको। ठीक है, अगर आप चाहे तो इस टेबल को बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप चाहे तो इस टेबल को बना दीजिएगा तो आपको और अच्छा नंबर मिल जाएगा। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टेबल में हमने आपको अभी बताया जस्ट पहले कि ध्रुवीय में ध्रुवीय घुलेगा और अध्रुवीय में अध्रुवीय घुलेगा, है ना, तो ये घुलनशील है कि नहीं है। एग्जाम्पल आपको जरूर लिखना है ताकि आपको एग्जामिनर के द्वारा अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो ध्रुवीय में जल जैसे नमक, जल में HCl, अध्रुवीय में जैसे बेंजीन में नेप्थलीन, ईथर में नेप्थलीन और CCl4 में एंथ्रासिन। इतनी बार हमने आपको रिपीट कर दिया है, इतना बार इस चीज को बता दिया क्या है कि अगर आपने वाकई में शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको एक एक बात याद हो गया होगा। और अध्रुवीय होगा, एक ध्रुवीय होगा और एक अध्रुवीय होगा, और एक अध्रुवीय या ध्रुवीय, तो इसमें क्या होगा, अघुलनशील। इसमें आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कि अगर विलेय अध्रुवीय है और विलायक अध्रुवीय है, विलेय ध्रुवीय है और विलायक अध्रुवीय है तो अघुलनशील होगा, जैसे बेंजीन में नमक, ईथर में नमक। अगर विलेय आपका अध्रुवीय है और विलायक ध्रुवीय है तो ये अघुलनशील होगा, जैसे जल में नेप्थलीन। तो इस तरह आप लिख देंगे विलेय की प्रकृति में। ठीक है, फिर दूसरा जो आपको लिखना है, दूसरा आपको लिखना है ताप का प्रभाव। हेडिंग क्या लगाएंगे, यहाँ पे ये काट के लिखिएगा ताप का प्रभाव, हेडिंग लगाइएगा ताप का प्रभाव। 2 नंबर में ताप का प्रभाव, ये 2 नंबर में लिखेंगे ताप का प्रभाव। और आप लिखना शुरू करेंगे कि देखिए ताप का प्रभाव लिख के अब आपको क्या करना है, अब आपको ये लिखना है। देखिए ताप का प्रभाव लिखने के बाद ठोस की द्रव में विलेयता पर तापमान का प्रभाव विलयन के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण और उत्सर्जन पर निर्भर करता है। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं तो आप नहीं भी लिख सकते। अब हम आपको समझा देते हैं। देखिए आप वो ऊपर वाला लिखिए या ना लिखे, लेकिन जैसे आप हेडिंग लगा रहे हैं ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव, उसमें आप सबसे पहले बताएंगे उसमें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है, जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा का अवशोषण, यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है या ऊष्मा हमको लगाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें तापमान बढ़ाने पे विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एग्जाम्पल में KNO3, NaCl, KCl, AgNO3, सबका नाम क्या होता है, KNO3 का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, NaCl का नाम है सोडियम क्लोराइड, KCl का नाम है पोटेशियम क्लोराइड, AgNO3 का नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, NaCl में अगर हम ऊष्मा देते हैं तो जल में घोलते हैं, इसको जल में घोलते हैं तो Na+ और Cl- में ये टूट जाता है। तो होता क्या है कि ताप बढ़ाने पे क्योंकि ऊष्मा दे रहे हैं तो जल्दी टूट रहा है, तो जितना ज़्यादा ऊष्मा देंगे तो यह अभिक्रिया आगे की दिशा में तेज हो जाएगी। इस केस में आगे की दिशा में तेज होने का मतलब सीधे है कि ये जो पदार्थ बन रहा है वो और तेज बनेगा, ज़्यादा बनेगा। इस तरह विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसने बताया था, ये ली चेटेरियस का सिद्धांत ये कहता है ना। फिर आप बताएंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
इसमें आप बताएंगे कि ऊष्मा का उत्सर्जन, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा या ऊष्मा देना पड़ता हो, ऊष्मा बाहर निकलती है, उस केस में तापमान बढ़ाने पे विलेयता क्या हो जाती है, घट जाती है। एग्जाम्पल लिखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, बिना बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर CaCO3, लिथियम सल्फेट। इतना ही एग्जाम्पल आप 3 को लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर आप इसमें बताएंगे कि CaO को जब हम जल में डालें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना CaOH2 और ऊष्मा बाहर निकला, ठीक है ना। ऊष्मा क्या निकल रही है, बाहर। इसमें क्या होता है, ताप बढ़ाएंगे तो देखिए ऊष्मा अपने आप निकल रही है बाहर, और आप ताप और बढ़ा रहे हो तो ये रिएक्शन पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, तो अभिक्रिया पिछली दिशा में क्या हो जाएगी, तेज, और विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि आगे की तरफ होती तो विलेयता बढ़ता, लेकिन ये तो हो रही है पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, जो पदार्थ पहले से घुल रहा था वो घुलना कम हो जाएगा। तो अब लास्ट में आप लिख देंगे दाब का प्रभाव। क्या लिखेंगे, दाब का प्रभाव। अंतिम बिंदु आप लिखेंगे दाब का प्रभाव। तो ठोस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह से आप सारे टॉपिक्स को सजा के आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह आपको लिखना है एग्जाम में लिखते हुए आपको ध्यान रखना है कि जितने आप बेहतर तरीके से लिखेंगे आपको एग्जामिनर के द्वारा उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसी के क्रम में मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।